हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। अमरदीप, रिंकी, रंजना, ठाकुर, श्याम सुंदर, नेहा, स्नेहा, मनोज, आशीष, प्रगति, नागेंद्र। हाँ, मुझे अभी पता चला है कि यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है ना। मैंने जस्ट अभी अभी देखा है। ओके। हाँ। और दूसरी बात, अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मुझे जस्ट अभी पता चला है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ों के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है। ठीक है। आई थिंक उसमें अभी डेट शायद नहीं बताए हैं, जहाँ तक डेट बता दिया है एग्ज़ाम का। कब का डेट है? उसके बारे में बात करता हूँ। हाँ, एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। अच्छा, एक बात और है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं कैसे भी करके जनवरी या अधिकतम 15 फरवरी तक हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और अब चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है तो थोड़ा सा और गति मैं बढ़ा दूंगा। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो लिखवाने के नहीं है, है ना। तो वो उस चीज़ का मैं नोट्स आपको दे दूंगा और समझा दूंगा, क्योंकि हर टॉपिक अगर हम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बहुत से सेशंस हम ऐसे ले रहे होंगे जिसमें आपको मैं प्रॉपर एक नोट्स दे दूंगा जो मैंने खुद लिखा हुआ है। और फिर हम टॉपिक को समझ लेंगे क्लास में। क्योंकि अब हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा कि हमारे अगर सामने एग्ज़ाम है तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और कैसे भी करके एग्ज़ाम के कम से कम 1 महीने पहले, है ना, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक जो इतिहास विषय हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा अब आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे और मुझे भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगर हम दोनों मिलकर के काम करेंगे तो मेरा ये मानना है कि पेपर से पहले तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और बहुत अच्छा एग्जाम आप कवर भी कर लेंगे जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को, तो थोड़ा सा स्पीड अप भी हम करेंगे, 1-2 दिन के बाद हम स्पीड बढ़ाना शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक। हाँ। हाँ, यही यही मैं बोल रहा हूँ डिम्पल, तो अब हमें ये करना पड़ेगा। ठीक। हाँ, ये हो जाएगा। नहीं, विश मैं खुद बना बना के आपको रेगुलर सेंड करता रहूंगा। ठीक। नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा काम बस मैं करूंगा दोस्तों, कि अब मैं हर चीज़ आपको नहीं लिखवाऊंगा, है ना। हर चीज़ मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, मैं नोट्स दे दूंगा, वो सीधा आप प्रिंट निकलवा लेना, आप भी उसको मत लिखवाना। आप सीधा उसका प्रिंट निकाल लेना, डायरेक्टली उसका प्रिंट निकाल लेना, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अंडरस्टूड? ठीक। ओके। ओके, मैं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ। ठीक है। हाँ, नहीं, टाइम तो बढ़ाएंगे। अभी मैं बात करता हूँ टीम से, जो कुछ भी संभावना हो सकती है, बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई आस्क द टीम, जो कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है। चलें, अभी ध्यान दें, टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले जरा हम टेस्ट की बात कर ले, जो हमने कल टेस्ट लिया था। तो ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने लिखा है? कितने लोगों ने लिखा है दोस्तों, पहले मुझे ये बताइए। अब वापस आते हैं पढ़ाई पर, स्पीड कैसे करना है मेंटेन वो मैं देख लूंगा, आप लोग भी ये बताओ पहले। हाँ, देवेश, इस पर भी हम बात करेंगे, मैं एक अलग से सेशन ले लेता हूँ, इस पर हम बात कर लेंगे। चलो, ये मुझे बताओ पहले नंबर। अब चलो वापस आओ क्लास में, फिर हम बाकी चीज़ों पे बात कर लेंगे, है ना। आज ही नोटिफिकेशन आया है, टीम के साथ मीटिंग होगा, हम सब डिसाइड करेंगे कि कैसे काम करना है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। ओके ओके। ऋचा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऋचा आपको समझाने की, फिर भी कुछ दिक्कत जा रही है तो मुझे बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन किया है, लिखा है मैंने। नहीं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, मैं करता हूँ। ठीक है, लिखा है। ओके।
चलो कोई बात नहीं, तो एक बार पहले हम मॉडल आंसर डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चीज़ों के बारे में। जरूरी टॉपिक है, ठीक है। एक सेकेंड देंगे आप मुझे, मैं टेस्ट पेपर निकाल लूँ। देखिए, टेस्ट मैंने दिया था आपको, पहला टेस्ट बना करके। आपका जो नोट्स वाला सेगमेंट है उसमें शायद आपको ये टेस्ट मिल भी गया होगा। तो अगर इस टेस्ट का टॉपिक आप देखें तो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, है ना। टॉपिक क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। डेट दिया हुआ है, 48 नंबर का टेस्ट था और टोटल 5 प्रश्न आपको इसमें हल करने थे। अब सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं कि सर पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहले प्रश्न में दिया गया है कि हालांकि पुर्तगाली भारत के एक छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए, फिर भी उन्होंने भारत को अत्यधिक प्रभावित किया। भारत पर पुर्तगाली प्रभाव को समझाइए। ऑल्दो द पोर्चुगीज रिमेन्ड कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया ऑफ इंडिया, दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंडिया, एक्सप्लेन पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। ये आपको 8 नंबर में लिखना था, 125 शब्द आपको दिए गए थे। तो अब इस सवाल में क्या दिया गया है? कोई मुझे क्वेश्चन के बारे में समझाएगा कि सर ये सवाल क्या है? एनीबडी विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, कि सर इस सवाल में पूछा ये जा रहा है ना। कोई व्यक्ति जो मुझे सवाल के बारे में बता दे कि सर पूछा ये जा रहा है, इस सवाल का अर्थ ये है। कोई बताएगा प्लीज, कमेंट पर करके बताओ कि सीधा सीधा प्रश्न क्या है। कि सर इसमें सीधा सीधा पुर्तगाली प्रशासन का भारत पर जो प्रभाव हुआ है, पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया पर जो प्रभाव हुआ है, वो हमें लिखना था। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो देखो गुंजन गुंजन, एक मिनट, एक छोटी सी बात है, अभी मैं क्लियर कर दूं कि अभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें। देखो यार, मुझे तो नहीं पता था कि आज नोटिफिकेशन आ रहा है ना। तो हमने आपको प्रश्न लिखने के लिए दिया, अब मैं तो एज अ टीचर अपना काम करूंगा, आपको प्रश्न लिखने के लिए दूंगा, क्योंकि मुझे आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार करना है। जहां तक बात है कि अब आपको क्या करना है, तो अब ये बात तय है कि अब आपको फिलहाल आंसर राइटिंग वगैरह पर फोकस नहीं करना है। फिलहाल आपको ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है? एमसीक्यू पर करना है। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं प्रश्न देना बंद कर दूंगा? नहीं, मैं प्रश्न आपको दूंगा। तो जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न दे लेंगे और जो लोग अभी प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं वो उन प्रश्नों के उत्तर लिखते चले, और जैसे ही हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू करेंगे, उन सभी प्रश्नों के मॉडल आंसर मैं आपको समझा दूंगा अलग से आकर के कि आपने कैसा लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन मैं प्रश्न लगातार दूंगा, मैं टेस्ट लगातार अपलोड करवाऊंगा। हाँ, और फिर ये भी कह रहा हूं कि जितने लोगों का प्रीलिम्स है वो उन टेस्ट को अटेम्प्ट ना करें, वो आंसर ना लिखें, पर जिनका नहीं है वो लिख लें, क्योंकि मुझे फिर आगे जा करके जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होगा, मैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना कूल काम एंड कंपोज आप रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलो ध्यान दो। तो जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में हमें सीधे सीधे तौर पर पुर्तगालियों के प्रभाव को समझाना था। तो हमने आपको लिखवाया था कि पोर्चुगीज के क्या क्या प्रभाव हुए। हमने उनके सांस्कृतिक प्रभावों को देखा था, तकनीकी प्रभावों को देखा था, हमने स्थापत्य कला में उनके प्रभावों को देखा था। तो मैंने 4 सब हेडिंग बना के आपको उनके प्रभाव लिखवाए थे, याद है आपको? तो वही 4 सब हेडिंग आपको लिखना था। लेकिन इस उत्तर की शुरुआत कैसे होती? अब चूंकि इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि पुर्तगाली भारत के एक छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए, तो आपको ये पहले शुरू करना होगा कि 1498 में वास्को डिगामा, एक पुर्तगाली नाविक, भारत आने नए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे। हालांकि अंग्रेजी प्रतिद्वंद्विता के कारण पुर्तगाली बहुत लंबे समय तक भारत के बड़े क्षेत्र में राज नहीं कर सके, फिर भी गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों पर 1961 तक उनका प्रशासन चलता रहा, और इस दौरान उन्होंने भारत पर निम्नलिखित प्रभाव डाले।
फिर आप भारत के प्रभावों को समझाते कि कौन कौन से प्रभाव डाले हैं, ठीक है, और फिर आप कंक्लूड कर देते उसको, टॉपिक को। तो ये इसका एक मोटा मोटा रूपरेखा बनती। फिर दूसरा प्रश्न यहां पर दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिस और अंग्रेज आए, हालांकि इन सब में सर्वाधिक सफलता अंग्रेजों को मिली, कारण बताइए। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, डेनिस एंड ब्रिटिश केम टू इंडिया, ऑल्दो what were the reason behind for this, the British got the most success in all of them। क्या पूछा रहा है प्रश्न में? एनीबडी विल आंसर? क्या पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न में? कोई समझाने का प्रयास करेगा कि क्या पूछा जा रहा है? बताइए। ओके, टी-सेट की क्लास होगी मनीषा, टी-सेट की क्लास होगी, ठीक है कुमकुम। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने अंग्रेजों की सफलता के कारण अलग से तो नहीं लिखे थे, हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि वो कौन कौन से कारण थे जिनसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी असफल हो गई। तो जब हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की असफलता के कारण लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमने ब्रिटेन की सफलता के कारणों की भी चर्चा कर ली थी, है ना। तो वो एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि आपको उसी चीज से, जो भी आपने पहले लिखा हुआ है, वहीं से आपको टॉपिक निकालना पड़ेगा। जैसे ब्रिटेन की नौसेना, तो वहां पर हमने लिखा था। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति, वो भी हमने लिखा था। फिर हमने चर्चा की थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो ब्रिटेन के पास जो अधिकारी हैं वो बहुत योग्य अधिकारी हैं। चाहे आप रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लीजिए, चाहे आप सैंडर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मेजर लॉरेंस की बात कर लीजिए, सर आयरकूट की बात कर लीजिए, ये सभी बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। और बड़े अधिकारी होने के अलावा ये बहुत ज्यादा योग्य अधिकारी हैं, है ना। तो ये सब चार पांच जो कारण रहेंगे वो ब्रिटेन की सफलता के कारण रहेंगे, वो ब्रिटेन की सक्सेस का रीजन रहेंगे, ठीक। तो वही आपको लिखना था। तो जो फ्रांस वाला आंसर हमने लिखा था उसी में थोड़े से बदलाव करके, उसमें अंग्रेजों का इनपुट डाल के आप ये जवाब लिख सकते थे। इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे? तो शुरुआत में बता देंगे कि कौन कौन सी कंपनियां भारत आई, ठीक है। फिर ये बता देंगे कि अंग्रेज कब भारत आए और उन्होंने भारत में कैसे अपना कितने क्षेत्रों पर विस्तार करना शुरू किया, ठीक है, और उसके कारण क्या रहे। तो ये सारी चीजें आप बता रहे होंगे और फिर आंसर खत्म होगा। इसके बाद तीसरा जो आंसर है ये अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है ये, कि क्या प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध मात्र यूरोपीय परिस्थितियों का परिणाम थे, स्पष्ट करें। वर दी फर्स्ट एंड थर्ड कर्नाटक वॉर मेयरली द रिजल्ट ऑफ यूरोपियन सर्कमस्टांसेस, क्लैरिफाई। अब मुझे बताइए कि इसका आंसर कैसे लिखा आप लोगों ने। ये प्रश्न काफी अच्छा है, तो आई वॉन्ट टू नो कि आपने इसका जवाब कैसे लिखा है, किस तरह से आपने इसे अटेम्प्ट किया है, बताएंगे एक बार आप सभी लोग। हाँ, करंट अफेयर्स भी होगा मिश्रा जी। बिल्कुल जरूरी। वो मैं बता दूंगा, वो बता दूंगा मैं। देखो, अब ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको जरा समझते हैं कि क्या प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध मात्र यूरोपीय परिस्थितियों का परिणाम थे, स्पष्ट करें। अब देखें इसके बारे में, जरा ध्यान दें इस प्रश्न को अगर हम अटेम्प्ट करें तो। सबसे पहले इसमें आपको तीन चीजें हैं, एक इंट्रो, फिर दूसरा मेन बॉडी, और तीसरा इसमें है कंक्लूजन। इसमें बात की गई है पहले और तीसरे कर्नाटक युद्ध की,
और पूछा यह गया है कि क्या ये सिर्फ भारतीय परिस्थितियों के परिणाम थे, क्या ये सिर्फ इंडियन सिचुएशन का रिजल्ट थे। आइए इस बात को समझते हैं। तो पहले इसमें अगर प्रश्न को समझ लें कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न मूल रूप से यहां पर युद्ध के कारणों के बारे में पूछ, ठीक। अब यहां पे आप शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य, अब फिर डेट आप दे देंगे कि 1740 से ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य 1740 से 1763 के बीच में भारत में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। अब कई जगह 1744 है तो वो भी गलत नहीं है, दोनों डेट चलेगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1740 से 1763 के मध्य भारत में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए, जिनके प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं, तो आप लिख रहे होंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोप में होने वाला ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था, जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध था। फिर दूसरा आप लिखेंगे कि दोनों ही युद्धों का मुख्य कारण ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य व्याप्त शत्रुता और भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा थी। क्या लिखेंगे कि दोनों युद्धों का मुख्य कारण फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य व्याप्त शत्रुता और भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा थी। ये लिख रहे होंगे, तो ये सेकंड पॉइंट आपका कवर हो जाएगा यहां पर। फिर आप तीसरा कारण भी लिखेंगे कि इन युद्धों के अन्य कारणों में इस युद्ध का एक और अन्य कारण ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के द्वारा भारतीय परिस्थितियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। उदाहरण भी दे देंगे आप कि कई मामलों इन दोनों ने तंजौर, कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास भी किया, तो ये भी एक कारण हो जाएगा, है ना, ये भी एक कारण हो जाएगा। फिर इसी में आप चौथे कारण के बीच में क्या लिख देंगे, फोर्थ रीजन के बीच में क्या लिख देंगे। फोर्थ रीजन में आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि कर्नाटक युद्ध ना सिर्फ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के लिए लड़े गए, बल्कि दोनों ही कंपनियां भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहती थी। तो चौथा कारण हो गया। ये जो दोनों कर्नाटक वॉर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंपटीशन या यूरोपीय कंडीशन के लिए नहीं थे। इन युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था कि दोनों ही कंपनियां भारत में अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहती थी, ताकि उन्हें भारतीय क्षेत्रों से कर के रूप में एक आय प्राप्त होने लगे और उस आय का प्रयोग करके वह और भी अधिक व्यापार कर पाए। तो ये 3-4 कारण अगर आप लिख देते और फिर आप कंक्लूजन लिखते, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण यूरोपीय परिस्थितियां ही थी, परंतु यदि विस्तार से देखा जाए तो यूरोपीय परिस्थितियों के अलावा भारतीय परिस्थितियां और भारत में व्यापारिक एकाधिकार की महत्वाकांक्षा इस युद्ध के मुख्य कारण। ठीक है, तो आपने जो टॉपिक शुरू किया था, जो प्रश्न ने पूछा था, वहां आपने खत्म कर दिया। तो पहले आप पूरे कारणों को बता देंगे और फिर आखिरी में आप ये लिख देंगे कंक्लूजन के रूप में कि हाँ, ये सच है कि जो कंटेम्पररी रीजन है दोनों वॉर का, वो यूरोपीय परिस्थितियां ही हैं, वो यूरोपियन कंडीशन से ही हैं। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी चीजों की, जब आप दूसरी बातों का अध्ययन करेंगे तो हमें ये जानकारी मिलेगी कि सिर्फ यूरोपीय परिस्थितियां इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। दोनों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा, भारत में साम्राज्यवाद की विस्तार, यह भी इस युद्ध के मुख्य कारण रहे। तो ये मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल प्रश्न था और ऐसे प्रश्नों को इस तरह डील किया करो, है ना। तुरंत आंसर उस पर मत पहुंचो, पहले पूरे कारण बता दो, फिर कंक्लूजन में आप अपने उत्तर को बता दीजिए। ठीक है, अब 1-2 प्रश्न और हैं, ये आसान है उम्मीद। अच्छा बताइए, समझ में आया?
तो जो अभी प्रश्न मैंने आपको समझाया, क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? यस और नो? बताइए जल्दी। क्लियर है? है ना, ये अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपको जब मिलेंगे तो धीरे धीरे आपका और माइंड ओपन होगा। देखो, यही यही मैं बता रहा था सुधा आपको, कि ऐसे प्रश्नों में फिर हमें लिखना पड़ता है चीजें अलग से। नहीं तो आप बताइए, आप कैसे लिखोगे 125 शब्द? अगर आपने सिर्फ उसने ये पूछा था, उसने यूरोपीय कारण नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि भैया आप ये बताओ कि क्या प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध सिर्फ यूरोपीय परिस्थितियों की वजह से हुआ? क्या उसमें भारतीय परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं थी? तो ये कहना तो गलत होगा। हाँ, ये बात सच है कि 50 से 60% योगदान यूरोपीय परिस्थितियों का भी है, लेकिन 40% योगदान तो भारतीय परिस्थितियों का है। तो फिर आपने क्या किया? आपने पूरे कारण समझा दिए और आखिरी में फिर आपने कंक्लूड कर दिया कि इस प्रकार हमने देखा कि सिर्फ यूरोपीय परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, भारतीय परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला है। अब ये आसान है कि वे कौन से कारक थे, तो ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का कारण, तो ये आपने लिख दिया होगा। और ये है फ्रांस की असफलता के कारण। घुमा फिरा करके पूछा है कि भारत में फ्रांसीसियों तथा डुप्ले की विस्तारवाद नीति का अंत तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद हो गया, इसके क्या कारण थे? तो थोड़ा सा इसमें आप हल्का हल्का इंट्रो में बता भी देंगे कि 1742 में जब डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बना, उसके बाद फ्रांस ने अपनी नीति का परिवर्तन किया और विस्तारवाद की नीति को अपनाया। विस्तारवाद की नीति के कारण अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध लड़े। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो गई और उनका भारत पर प्रभुत्व खत्म हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। बढ़िया इंट्रो आपने दे दिया, आपने डुप्ले की एंट्री समझा दी, आपने ये भी बता दिया कि भैया डुप्ले से पहले एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं चल रही थी, डुप्ले के बाद एक्सपेंशन पॉलिसी की शुरुआत हुई है। अंडरस्टूड? इस तरह से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वर द रीजन फॉर दिस वॉर, वही युद्ध के कारण है जो हमने आखिरी में लिखे हैं, तो वो हो जाता। ठीक, तो अगले बार जैसे ही हम अगला टॉपिक खत्म करेंगे, मैं फिर से आपको प्रश्न दे दूंगा, तो फिर आप उन्हें लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो अगली हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाइए, 1 मिनट में मैं आ रहा हूं। हेलो, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग लगाइए दोस्तों आप लोग, अगला अध्याय। ये भी एक बड़ा चैप्टर है, एक बड़ी यूनिट है, और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी यूनिट तो यही है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो हेडिंग लगाइए, ब्रिटिश का भारत में साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, मैं एक एक करके ये समझाऊंगा और आप लिखिएगा, फिर मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा, लेकिन ये आयाम है। ठीक है, अब इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है? तो इस अध्याय में हमें ये पढ़ना है, मैं मैप के द्वारा आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। इस पूरे चैप्टर में हमें इस बात का अध्ययन करना है। ठीक ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमें इस बात का अध्ययन करना है। ओके। ठीक है, तो यहां पर हम इस बारे में पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ना है सर हमें इस चैप्टर में? देखिए ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये स्थिति है भारत की 1767 में।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। तो ये स्थिति है भारत की 1767 में। दिस इज इंडिया इन 1767। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े हिस्से पर मराठा है, यहां पर पंजाब है, राजपूत है, अवध है। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो नीचे भी अलग अलग शासन है, और बहुत कम क्षेत्र में, ये जो इलाका आपको बैंगनी कलर में दिख रहा है, इन क्षेत्रों में बस ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हुआ है। फिर आप अगले नक्शे को देखिए जो 1805 का है। अब 1805 में आपको देखने मिलेगा कि अब यहां से यूपी, बिहार, बंगाल, ये पूरा उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, मद्रास, ये पूरा दक्षिण भारत इंक्लूडिंग श्रीलंका, यहां पर आप देख लीजिए हैदराबाद, राजपूताना, इन सब पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। और फिर अगला नक्शा आप देखिए 1858 का, और 1858 में पूरे भारत पर उनका अधिकार है। जो इलाका आपको हरे कलर से दिख रहा है वहां पर ब्रिटेन का अप्रत्यक्ष अधिकार है, मतलब वहां पर राजा है, वहां पर शासक है, लेकिन वो ब्रिटेन के अंडर में काम करते हैं। और जो इलाका आपको बैंगनी कलर से, भटा कलर से दिख रहा है, उस पूरे क्षेत्र में ब्रिटेन का अधिकार हो चुका। तो ये कहानी हमें समझना होगा कि कैसे एक कंपनी भारत में आती है, एक प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी भारत में आती है, वो सबसे पहले कर्नाटक युद्धों को जीतती है, पलासी के युद्ध को जीतती है, बक्सर के युद्ध को जीतती है, और छोटे से क्षेत्र से शुरुआत करके वो पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लेती है। इस पूरी कहानी को हम इस अध्याय में समझेंगे, और इसी मैप के द्वारा मैंने आपको बताया, इसी को हम कहते हैं साम्राज्यवाद की नीतियां, इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी। और इसके लिए ब्रिटेन दोनों काम करेगा, युद्ध भी करेगा और कूटनीति भी अपनाएगा, वॉर भी करेगा और डिप्लोमेसी भी करेगा। और डिप्लोमेसी में दो नीतियां बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, एक होगी सब्सिडरी अलायंस और दूसरी नीति होगी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक हम बात करेंगे सहायक संधि व्यवस्था के बारे में, और दूसरी हम चर्चा कर रहे होंगे व्यपगत के सिद्धांत, हड़प नीति या गोद लेने के निषेध की नीति, इन दोनों के बारे में, क्योंकि इन दोनों ने भी बहुत फायदा किया है ब्रिटिश की सरकार का या ब्रिटिश एक्सपेंशन का। तो बहुत डिटेल में हमें यह सब देखना होगा। तो अब हमें क्या करना है, एक एक क्षेत्र पर इनका अधिकार कैसे हुआ हमें यह समझना है। तो सर कैसे पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को? तो इसमें सबसे पहले एक परिचय, एक बेसिक आइडिया लिख लीजिएगा, ये बंगाल के बारे में फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, 4 युद्ध होंगे, 4 एंग्लो मैसूर युद्ध होंगे। फिर हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, 3 युद्ध होंगे मराठाओं के साथ, 3 युद्ध होंगे, ठीक है। फिर पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, फिर अवध के बारे में पढ़ेंगे, और विस्तारवादी नीतियां पढ़ेंगे, एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करेंगे। तो ये आयाम लिखिए और फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं एक एक टॉपिक, ठीक है। समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले? मैप से क्लियर हुआ? देखो मैप इस बार हम बहुत यूज करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि मैप से आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा यहां पर पहले अधिकार था, अब यहां पर अधिकार नहीं रहा, ठीक है। तो ये आइडिया होना बहुत जरूरी है आपको। तो लिखिए और फिर मुझे बताइए कि सर ये हमने लिख लिया। ये आयाम है, ये डायमेंशन है, इसके आधार पर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलो समझना शुरू करो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सामान्य परिचय। ओके चलिए समझो, पहले समझो फिर मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। देखो आप पूरे इतिहास को पढ़िए, पूरे इतिहास को पढ़िए, पूरी हिस्ट्री को आप पढ़िए, तो पूरे इतिहास में आपको एक ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। इतिहास का ट्रेंड क्या रहता है दोस्तों?
कि सबसे पहले जब भारत में इतिहास के घटनाओं की शुरुआत हुई, और माना जाता है कि भारत में इतिहास की घटना की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए भारत में आर्य आए, और आर्य जब भारत में आए थे तो वो छोटे छोटे कबीलों के रूप में भारत आए थे, और इन छोटे छोटे कबीलों को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ये छोटे छोटे कबीले आगे जाकर के एक बड़ा सा राज्य बन गए, जिसे हमने मौर्य साम्राज्य कहा। जिसे हमने क्या कहा? मौर्य साम्राज्य कहा। फिर आगे जाकर के हम देखते हैं कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य टूटा, तो फिर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आ गए, जिसमें शुंग वंश आ गया, सातवाहन आ गए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आ गए। फिर हमने क्या देखा कि फिर एक शासक आते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने इन सब को जोड़ करके एक बड़ा सा साम्राज्य बना दिया, जिसे हम गुप्त साम्राज्य कह रहे हैं। फिर वही चीज हुई, फिर गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, और फिर बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। तो इतिहास में ये चीज हमेशा देखने के लिए मिलती है कि जब एक बड़ा राज्य बनेगा और जब एक बड़ा राज्य टूटेगा, तो फिर छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा, और इन छोटे राज्यों को हम क्षेत्रीय राज्य, रीजनल स्टेट, या हम क्षेत्रीय शक्तियों के नाम से जानते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि 1707 में भारत में एक बड़ी घटना हुई। कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? तो 1707 में मृत्यु हो जाती है मुगल एम्परर औरंगजेब की, है ना। 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब खत्म हो जाता है। अब जैसे ही औरंगजेब खत्म हुआ, तो इसका प्रभाव क्या देखने मिला कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य, इतना बड़ा मुगल एम्पायर धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में टूटने लगा। और जब एक राज्य छोटी शक्तियों में टूटता है, तो ये छोटी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। हम बचपन से वो कहानी सुनते आए हैं कि एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी, एक लकड़ी आसानी से तोड़ दी, लेकिन जब लकड़ियों का ग्रुप बना के दिया तो तोड़ नहीं पाए। उसका अर्थ क्या था? कि एकता में बहुत शक्ति होती है। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो भारत में बहुत सारे नए राज्य बने, और जो पुराने राज्य थे, समझने की बात है, जो पुराने राज्य थे, जो अब तक अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी अपना प्रभाव स्थापित करने लगे। जैसे मान लो भैया, मैं एक क्रिकेट टीम का प्लेयर हूं, अब मुझसे अच्छा ओपनर बैट्समैन है। अब जब तक मुझसे अच्छा ओपनर बैट्समैन मेरी टीम में है, मुझे कभी भी ओपनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भैया, कहा कि अब ओपनर बैट्समैन जो है जबलपुर में रहता था, उसका जॉब का ट्रांसफर हो गया, वो नागपुर चला गया। अब जैसे ही वो नागपुर गया, तो हमारे लिए वो स्पॉट खाली हो गया। तो हम तो पहले से टीम में थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। तो अब यहाँ पर जो राजपूत शक्तियां हैं, जो मराठा शक्तियां हैं, जो पहले से हैं, राजपूत शक्तियां, मराठा शक्तियां, सिख पावर जो पहले से हैं, जैसे ही औरंगजेब का पतन होगा, वो पावरफुल हो जाएंगे, और कुछ नए राज्य भी बनेंगे, कुछ न्यू स्टेट भी बनेंगे। तो एक नया राज्य बनेगा हैदराबाद, मुगलों के पतन के बाद। निजाम उल मुल्क आसफ शाह, जिसे चिनकिलिच खान भी कहा जाता है, उसके द्वारा हैदराबाद की स्थापना की जाएगी। ऐसे ही एक बनेगा अवध, सादत खां। ऐसे ही एक बनेगा बंगाल, मुर्शिद कुली खां। ये नए राज्य बनेंगे। ये सब मुगलों के अंदर राज्य थे, ये मुगलों के प्रांत थे। जैसे ही औरंगजेब मरेगा, ये नए शासक ये कहेंगे कि हम स्वतंत्र होकर शासन करेंगे। ठीक है। दक्षिण भारत में मैसूर का उदय होगा, दक्षिण भारत में कर्नाटक का उदय होगा, और कर्नाटक का उदय भी हमने देख लिया, और कर्नाटक का पतन भी हमने देख लिया। तो ये नई शक्तियां बनेंगी, ये न्यू पावर बनेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हमें तीन प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलती हैं। सर, जैसे ही मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, हम ये कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सर, जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो हमें तीन प्रकार की बातें देखने मिलती हैं। एक, कुछ नवीन राज्य हैं, कुछ नवीन राज्य हैं, न्यू बॉर्न स्टेट, न्यू बॉर्न स्टेट, नवीन राज्य है।
नवीन राज्यों के अलावा आप देखें तो दूसरी तरफ आपको पुरानी शक्तियां जो उभर आई, ठीक है, ओल्ड पावर्स दिखेंगे आपको जब दोबारा से रिजुविनेट हो चुकी हैं। और तीसरा, दक्षिण भारत की परिस्थिति, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, ठीक है। तो अब हमें क्या देखने मिलेगा? हमें यह देखने मिलेगा नवीन राज्यों के लिए कि 3 नए राज्य बनेंगे। अभी मैप में भी दिखाऊंगा कौन कौन से नए राज्य बन गए। सर, पहला बंगाल। बंगाल क्या था? तो बंगाल बेसिकली मुगलों का एक प्रांत था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत बंगाल क्या है? बंगाल उनका एक राज्य था। तो बंगाल अब स्वतंत्र होगा और इसकी स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अब हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हम बंगाल के अंडर में नहीं रहेंगे। ऐसी कहानी मैंने आपको कर्नाटक और हैदराबाद के बारे में भी पढ़ाई थी, याद कीजिए। कर्नाटक का नवाब स्वतंत्र होकर शासन करता था। जो कर्नाटक का नवाब है वो इंडिपेंडेंट होकर के रूल करता था, जबकि वो आता किसके अंदर था? हैदराबाद के अंदर आता था। तो इसी तरह दोस्तों, बंगाल जो है वो मुगलों के अंदर एक प्रांत था, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने वहां पर स्वतंत्र होकर के शासन करना शुरू कर दिया। दूसरा है अवध। अवध, और अवध की स्थापना सादत खान ने की थी। किसने की थी? सादत खान। ये सारे नाम याद रखना, मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं। अच्छा, स्थापना करने का मतलब यहां पर ज्यादा बेहतर शब्द है स्वतंत्र अवध की स्थापना, है ना, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना। क्योंकि ये तो पुरानी शक्तियां हैं, बंगाल तो पहले से है, अवध तो पहले से है, तो हम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने रूल किया। इंडिपेंडेंट अवध वॉज रूल्ड बाय सादत खान। ये ज्यादा बेहतर शब्द होगा। और तीसरी शक्ति यहां पर आएगी हैदराबाद। हैदराबाद, और बहुत लंबे समय तक निजाम चलते रहेंगे। कारण यह रहेगा कि ब्रिटानियों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे हैदराबाद के। तो इसकी स्थापना निजाम उल मुल्क आशफ शाह ने की थी। निजाम मुल्क आसफ शाह, ठीक है। ये नए राज्य बनेंगे, नई इंडिपेंडेंट पावर। अच्छा, इसी को एक और नाम दिया जाता है, निजाम मुल्क आशफ शाह को एक और नाम दिया जाता है चिनकिलिच खान। बेसिकली चिनकिलिच खान इसका टाइटल था जो कि औरंगजेब ने इसको दिया था, ठीक है। अब पुरानी शक्तियों में किसका उदय हो रहा है? एंशियंट पावर में किसका उदय हो रहा है? तो पुरानी शक्तियों में दोस्तों आप देखें, एंशियंट पावर में अब राइज ऑफ मराठा होगा, है ना, मराठाओं का उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष, राइज ऑफ मराठाज आपको देखने मिलेगा बहुत बड़े पैमाने पर। और ये कहा जाएगा एक समय पर तो कि अब मराठा, अंततः भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा और शायद मराठा पूरे देश पर अधिकार करेंगे। पर फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, उन दोनों की वजह से मराठा भारत पर शासन नहीं कर पाए। लेकिन मराठा राज्य जिसकी नींव शिवाजी महाराज ने डाली थी, वो बाजीराव प्रथम के अंडर में जो पेशवा रहेंगे बहुत तरक्की करेगा। तो मराठाओं का उत्कर्ष होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी एक वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम को भरने के लिए कौन आएंगे? मराठा। तो मराठा के बारे में हम ये नहीं कहेंगे ये नई शक्ति है, मराठा तो पुरानी शक्ति है ना। जो मराठा है दे आर ओल्ड पावर, नई शक्ति नहीं है मराठा। मराठाओं का दोबारा से उदय हो रहा है, वो री इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक और री इमर्जेंस होगा, वो है सिख, और सिख का री इमर्जेंस होगा महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में। महाराजा रणजीत सिंह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पंजाब वाले रीजन में एक बहुत बड़ा राज्य बनाएंगे जिसे सिख साम्राज्य या पंजाब का राज्य कहा जाए। इनका भी उदय होगा। और तीसरा जो री इमर्जेंस होगा वो राजपूत शक्तियां। अब राजपूत शक्तियां पहले से हैं,
ऐसा तो है नहीं कि राजपूत शक्तियां अभी अभी आएंगी, वो पहले से हैं। तो अब क्या होगा, राजपूत शक्तियां दोबारा से उभर पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब एक सशक्त केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, तो उनके पास मौका है कि वो दोबारा अपने शासन को स्थापित कर सकती है। तो ये पुरानी शक्तियां हैं जो री इमर्ज हो रही हैं। ओके, इसके अलावा एक शक्ति और भी है, रुहेलखंड। मैं यही लिखना चाह रहा था, उसको मैं लिख नहीं पाया। ये नंबर 4 था दोस्तों, मैं यहाँ लिख नहीं पाया। नंबर 4 में एक रुहेलखंड भी है, रुहेलखंड। और रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना वीर दाऊद के द्वारा की जाएगी। वीर दाऊद, ये यहीं पर था, वीर दाऊद। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, और एक शक्तियां यहां पर आएंगी, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में दो पावर हैं, एक है मैसूर, और मैसूर मुख्य रूप से हैदर अली, हैदर अली, और दूसरा है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक का अर्थ समझिएगा, ये वही वाला कर्नाटक है, ठीक है, जिसकी हमने पहले बात कर रखी है। तो कर्नाटक, दोस्त अली खान या सादतुल्ला खान इसमें आएगा, सादतुल्ला खान। खान। चलो अब एक बार उसको मैप में देख लो, फिर ये बना लेना। एक बार मैप देख लो आप कि ये कहां पर इनका एक्सपेंशन हुआ। इस मैप में जरा ध्यान देना एक एक चीज के ऊपर जो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें, ये बंगाल वाला रीजन है। अब इसमें उस समय इसमें बांग्लादेश भी आएगा, ये पूरा आएगा, उड़ीसा का भी कुछ एरिया आता था। तो ये बंगाल वाला रीजन है। इस क्षेत्र में ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है, जिसे मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द बंगाल्स रीजन। ओके, तो यहां पर शासन की स्थापना किसने की थी, स्वतंत्र शासन किसने स्थापित किया? तो जवाब देंगे सर यहां मुर्शिद कुली, ये मुर्शिद कुली खान ने यहां पर शासन स्थापित किया। दूसरा आप देखें तो ये जो इलाका है बिल्कुल बंगाल से लगा हुआ, ये अवध है दोस्तों, नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ। दिस इज द रीजन ऑफ अवध। अवध, अवध पे शासन की स्थापना किसने की है? तो सर सादत खां, सादत खान। ये अवध का क्षेत्र है। तीसरा फिर आप देखें जहां इन स्थान लिखा हुआ है, ये हैदराबाद है। दिस इज हैदराबाद। ये क्या है? ये हैदराबाद है। हैदराबाद की स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापना किसने की है? निजाम। ठीक, यहां पर बीच में ये छोटा सा इलाका देखिएगा आप, ये रुहेलखंड है, ये रुहेलखंड है, जिसकी स्थापना वीर दाऊद के द्वारा की गई। ये रुहेलखंड है। ठीक है, फिर आप देखें रुहेलखंड के बाद इस क्षेत्र में आपको यहां पर ये कर्नाटक है, दिस इज कर्नाटक। सादातुल्ला खां, कर्नाटक की स्थापना किसने की स्वतंत्र शासक के रूप में? सादातुल्ला खां। तो ये आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र देखने मिलेगा। ठीक है, मैप से बहुत क्लियर हो जाती है लोकेशन। और ये मैसूर देख लीजिए बिल्कुल बाजू में, मैसूर बना हुआ है। नीचे त्रावणकोर का राज्य है, याद रखिएगा। मैसूर के जस्ट नीचे आप देखिए, यहां आपको त्रावणकोर दिखेगा। दिस इज मैसूर। दिस इज मैसूर। मैसूर की स्थापना किसने की है दोस्तों?
तो मैसूर की स्थापना की गई है स्वतंत्र रूप शासक के रूप में हैदर अली। ओके, इसके नीचे ये त्रावणकोर है। इस पूरे क्षेत्र में मराठा, यहाँ पर राजपूत और यहाँ पर पंजाब का शासन आएगा। तो ये इतने क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनका अध्ययन हमें करना है। ठीक है, चलिए तो अब लिखना शुरू कीजिए दोस्तों। लिखें सामान्य परिचय में लिखेंगे, लिखिए। 18वीं सदी में, लिखिए 18वीं सदी में 18वीं सदी में भारत में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, 18वीं सदी में भारत में 18वीं सदी में भारत में 18वीं सदी में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेक अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिन्हें जिन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इंग्लिश में लिखिए। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर in the 18th century, following independent states emerged. following following regional power emerged, which can be which can be categorized into three groups, which can be categorized into three groups। ठीक, अब लिख लो भैया जैसे मैं लिख रहा हूं। लिखते जाइए साथ में मेरे। इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगा। न्यू रीजनल पावर्स इन 18th सेंचुरी। चलिए पहला लिखे। न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नंबर एक बंगाल, लिखते जाइएगा साथ में। बंगाल, मुर्शिद कुली खान। नंबर दूसरा अवध, सादत खान। हैदराबाद, निजाम मुल्क, आशफ शाह। ब्रैकेट में लिख लेना चिन किलिच खान, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, चिन किलिच खान। ठीक, चौथा रूहेलखंड,
वीर दाऊद। रुहेलखंड में क्या लिखोगे? वीर दाऊद। इंग्लिश में भी यही आएगा, ठीक है। वीर दाऊद व अली मोहम्मद, वीर दाऊद व अली मोहम्मद। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा जो है मुगलों के, मुगलों की कमजोरी से re-emerged state due to the due to the decline in Mughal power. Re-emerged state due to the decline in the Mughal power. मराठा, शिवाजी महाराज और पेशवा। सिख या पंजाब साम्राज्य, महाराजा रणजीत सिंह। राजपूताना राज्य, राजपूताना स्टेट। दक्षिण भारत, मैसूर, हैदर अली। कर्नाटक, सदातुल्ला खां। ठीक, एक त्रावणकोर भी रहेगा यहाँ, त्रावणकोर रियासत। इसके बारे में, फाउंडर के बारे में पता होने की जरूरत नहीं है, बस ये पता हो कि यहाँ त्रावणकोर नाम की एक रियासत थी। एक तंजौर होगा। ये छोटे छोटे राज्य होंगे, बस इनके बारे में इतना लिख लीजिए, इतना काफी है। त्रावणकोर रियासत, तंजौर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आए। नेक्स्ट पॉइंट, बताइए, हो गया यहां तक? डन है। हैदराबाद के नीचे क्या लिखा है सर? हैदराबाद के नीचे रुहेलखंड लिखा है, रुहेलखंड। आशफ शाह, निजाम मुल्क आशफ शाह, निजाम मुल्क आसफ शाह। ठीक है, वीर दाऊद, वीर दाऊद। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, सामान्य परिचय। अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करना है। तो हमारी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे बंगाल से पढ़ना। यहाँ से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं, समझ, पहले तो मैप आपको दिखा ही दिया है हमने, अब आपको आइडिया होगा कि बंगाल किस क्षेत्र में है ना, ये आपको पता चलेगा। उस समय बिहार भी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जो बांग्लादेश है वो भी इसका हिस्सा हुआ करता था, और उड़ीसा का एक बहुत बड़ा एरिया वो भी किसके अंतर्गत आता था? तो वो भी बंगाल के अंतर्गत ही आता था दोस्तों। अब इसमें हमें टॉपिक को पढ़ना है, तो हमारा दूसरा जो हेडिंग है, सेकंड, वो है बंगाल। ओके, बंगाल।
तो बंगाल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे और हमें यह समझना होगा कि बंगाल आखिर इतना ज्यादा जरूरी क्यों था। ऐसा क्या है बंगाल में जो वहां पर ब्रिटेन का इतना बड़ा फायदा हो गया कि वो कर्नाटक युद्ध तो छोड़िए, भारत के दूसरे युद्ध भी जीत गए। ठीक है, सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम बंगाल मुगलों का प्रांत, बंगाल अ प्रोविंस ऑफ मुगल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बंगाल का उदय कैसे हुआ, बंगाल का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। तो बंगाल अंडर दी मुगल, हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर हम तीसरे नंबर पर बंगाल के नवाबों का अध्ययन करेंगे। बंगाल के नवाब, नवाब ऑफ दी बंगाल के बारे में हम पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल के नवाबों का अध्ययन हम कर रहे होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम अध्ययन करेंगे प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध पढ़ना, क्योंकि ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि एक ऐसा युद्ध माना जाता है कि जिसने बहुत कुछ बदल दिया, है ना, बहुत कुछ बदल दिया। इसके बाद में हम बक्सर के युद्ध का अध्ययन करेंगे। बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। साथ ही साथ बंगाल में, बंगाल में द्वैध शासन की हम बात करेंगे, डायरकी इन बंगाल। और फिर हम आखिरी में चर्चा करेंगे रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन। और मैं कुछ तथ्य आपको अलग से नोट करके दूंगा, तो वो आपको अलग से पढ़ना है। तो हम लगभग इन चार सात सात हेडिंग का अध्ययन करना है हमें, सामान्य परिचय से यहाँ तक लेकर के। द्वैध शासन के बारे में पढ़ना है, प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ना है, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ना है, बंगाल के नवाबों का अध्ययन करना है। इतने टॉपिक पढ़ने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि कैसे ब्रिटिश प्रशासन ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, बंगाल को उन्होंने कैप्चर किया। तो चलिए सबसे पहली हेडिंग हम इसमें लगाते हैं, बंगाल का सामान्य परिचय। ओके, बंगाल का परिचय। चलो अब इसको समझो पहले, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। देखो, हम सभी लोग जान रहे हैं कि सर बंगाल कहाँ पर है, तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बंगाल है ना, अभी हम देख चुके हैं। तो जो बंगाल है दोस्तों, ये बंगाल वाला जो रीजन है, ये मूल रूप से क्या था, तो सर ये मुगलों का एक प्रांत था। ये क्या था सर, ये मुगलों का एक प्रांत था। जो मुगल हैं, ये मुगलों का एक प्रोविंस था। रिमेंबर, आपको याद होगा हमने बंगाल के बारे में पढ़ा था। तो बंगाल जो है वो मुख्य रूप से मुगलों का एक सूबा है, प्रांत है। और इस क्षेत्र में आपको याद रखना है कि उस समय तीन चीजें आती थी। ये जो बंगाल है, इस बंगाल में बिहार, बिहार भी आता था, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और ऑब्वियसली बांग्लादेश। इतना बड़ा क्षेत्रफल था, इतना बड़ा क्षेत्रफल था बंगाल का। उसमें बिहार भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है। तो इतने बड़े रीजन में ये फैला हुआ है। एक और बात, जब आप बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बंगाल में आप देखिए यहां पर बहुत सारी नदियां हैं, यहां बहुत सारी रिवर हैं। और जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में आप जानेंगे कि बंगाल को कहा जाता है गंगा का निम्न मैदान, लो प्लेन्स ऑफ द गंगा। ठीक है, और निम्न मैदान होने की वजह से यहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ बहुत फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है। तो नदियां हैं, प्लस कैसा है, उपजाऊ मिट्टी है। कैसा है, उपजाऊ मिट्टी है। तो इन सब की वजह से क्या होगा यहाँ पर सर, इन सब की वजह से यहाँ कृषि बहुत उन्नत होगी, एग्रीकल्चर बहुत एडवांस होगा।
अब एग्रीकल्चर अगर एडवांस है तो क्या व्यापार उन्नत नहीं होगा, क्या ट्रेड उन्नत नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर बहुत सारा एग्रीकल्चर होगा तो सरप्लस उत्पादन होगा और उसकी वजह से शहर बनेंगे, शहरों में व्यापार होगा। अब व्यापार भी कैसे हो रहा है? तो सिर्फ नदियां नहीं है यहाँ पर, यहीं पर आप देखेंगे तो आपको बंदरगाह भी देखने मिलेंगे, आपको बंदरगाह अर्थात पोर्ट भी देखने मिलेंगे। दो बड़े बंदरगाह यहाँ पर है। एक बंदरगाह है हुगली, जिसको कलकत्ता बंदरगाह कहा जाता है, और एक है चिटगांव। चिटगांव तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं। तो समुद्री व्यापार भी हो रहा है। अब क्या चाहिए आपको? बढ़िया इलाका है जहां नदियां हैं, पानी बहुत है, उपजाऊ मिट्टी है, कृषि अच्छी है, व्यापार अच्छा है, दोनों जगह बंदरगाह है, हिगली हुगली और चिटगांव नाम का बंदरगाह है। ठीक। एक और बात समझो कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, भारत में पुराने समय में जितने भी आक्रमण होते थे ना, वो इन क्षेत्रों से होते थे। यहां से इंडिया में अटैक यहां से होते थे। और शुरुआत में जो मराठाओं का भी उदय हुआ वो पहले इस क्षेत्र से शुरुआत होगी मराठाओं की। तो बंगाल को माना जाता था कि ये दूसरे राज्यों की तुलना में बंगाल कैसा राज्य है? तो बंगाल अपेक्षाकृत सुरक्षित राज्य है। बंगाल कैसा राज्य है? बंगाल अपेक्षाकृत सुरक्षित है। बंगाल इज कंपैरेटिवली सेफ। बंगाल कैसा है? बंगाल इज कंपैरेटिवली सेफ। ये अपेक्षाकृत इसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है। कारण क्या है? कारण वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया यहां से भी बाहर का आक्रमण होगा तो तुरंत बंगाल तो नहीं पहुंचेंगे, पहले इन क्षेत्रों को जीतना पड़ेगा। शुरुआत में जब मराठा उत्कर्ष होगा तो वो तुरंत बंगाल नहीं पहुंचेंगे, पहले वो आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। अब इसका व्यापार का महत्व मैं आपको एक चीज से बताता हूं दोस्तों, कि कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि ब्रिटेन के द्वारा पूरे एशिया महाद्वीप से, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे एशिया महाद्वीप से जितना व्यापार किया जाता था उसका 60% जो हिस्सा है वो बंगाल से आता था। तो अब आप इसका महत्व समझिए कि बंगाल उनके लिए कितना जरूरी सेंटर था। और बंगाल को उन्होंने डेवलप भी किया। जॉब चेरनॉक, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जॉब चेरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की, उसने वहां पर फोर्ट विलियम बनाया। और यही बंगाल, चूंकि भारत में ब्रिटेन की गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा अब दोस्तों ये बंगाल, तो आप देखोगे आने वाले समय में कि इस बंगाल वाले रीजन में ही ब्रिटेन शिक्षा का विकास करेंगे, यहीं पर वो नीतियां लेकर के आएंगे। और चूंकि यहां पर एजुकेशन डेवलप होगी तो अब एजुकेशन आ रही है तो भारतीय जरूर पढ़ेंगे उसमें, और भारतीय यहां से शिक्षित होकर के ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह में भाग देंगे। और इसी वजह से आप देखें कि जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी, इंडिया में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी, तो उसके आरंभिक नेता बंगाल और मुंबई से निकल करके आएंगे। कारण यह है कि सबसे पहले ब्रिटानी शिक्षा बंगाल और मुंबई में पहुंची, यहाँ के लोग एजुकेट होने लगे, और जब एजुकेट होने लगे तो उन्हें पता पड़ा कि भारत गुलाम बना हुआ देश है, और फिर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू किया। तो बंगाल की कहानी शुरू होगी मुर्शिद कुली खान से और खत्म होगी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर, इंडिया के नेशनल मूवमेंट। तो समझ में आया वाई बंगाल इज इंपॉर्टेंट। बंगाल मुगलों का एक प्रांत है, इसमें चारों चीजें जुड़ी हुई हैं, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। नदियां हैं, उपजाऊ मिट्टी है, एग्रीकल्चर अच्छा है, व्यापार अच्छा है, बंदरगाह है व्यापार करने के लिए, दूसरे आक्रमणों से सुरक्षित है, और बंगाल से 60% ट्रेड हो रहा है, 60% ट्रेड एशिया का। ठीक, अंडरस्टूड? बताइए जल्दी से, क्लियर है ये वाला पहला वाला पॉइंट? समझ में आया? ये सारी बातें याद रखना है आपको जो मैंने बताई हैं, क्योंकि इन्हीं बातों का प्रयोग आप आंसर राइटिंग में करेंगे। जब भी प्लासी की चर्चा करेंगे, बक्सर की चर्चा करेंगे, तो ये बताना जरूरी है कि बंगाल क्यों जरूरी था। ठीक, अरे इसलिए होता था अटैक यार, यहां से बड़ी सिंपल सी बात है। सी रूट तो बाद में डेवलप हुआ ना 1500-1400 के बाद, और सी रूट पर तो यूरोपियों का अधिकार है। यहाँ देखो, ब्रिटेन को दिक्कत नहीं थी ना कि अगर आप आ जाओ, ब्रिटेन इज लाइक समंदर में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ब्रिटेन को स्थल में लड़ने में प्रॉब्लम होती थी, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे शुरुआत।
तो यहाँ से बड़ा कोई शासन आएगा तो दिक्कत जाएगी ब्रिटेन को। अगर अहमद शाह अब्दाली मराठों से ना भिड़ के ब्रिटेनियों से भिड़ जाता, तो अगर ब्रितानियों से वो भिड़ जाता तो ब्रितानी शासन भारत में खत्म हो जाता, है ना। तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं इतिहास की। अब ऐसा है कि भैया आ जाओ, हम अपनी गली में तो शेर हैं और हम ब्रिटेनियों की गली क्या है, तो ब्रिटानी कह रहे हैं कि आ जाओ हम समंदर में लड़ लो, हमसे अच्छी नेवी तो पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। लेकिन स्थल मार्ग पर लड़ना उनके लिए उस समय मुश्किल था। बाद में तो फिर उनके पास सेना आती गई, भारतीयों को ही उन्होंने नियुक्त किया, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में भारतीयों को नियुक्त किया, तो अलग कहानी है। चलो लिखना शुरू करें। इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहले इंट्रो, इंट्रो बोलूंगा, फिर आप पॉइंट लिखोगे और फिर कंक्लूजन लिखोगे। चलो लिखो, इसको शुरू करो लिखना। बंगाल, बंगाल मध्यकालीन भारत में, बंगाल मध्यकालीन भारत में एक मुगल प्रांत था, एक मुगल प्रांत था, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वर्तमान, वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश आता था। जिसके अंतर्गत वर्तमान बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश आता था। लिखे फुल स्टॉप लगा के। बंगाल, बंगाल तात्कालीन भारत का, बंगाल तात्कालीन भारत का एक अत्यधिक समृद्ध प्रदेश था, एक अत्यधिक समृद्ध प्रदेश था, जिसके, जिसके निम्नलिखित कारण हैं, जिसके निम्नलिखित प्रमाण, जिसके निम्नलिखित प्रमाण तथा कारण हैं, जिसके निम्नलिखित प्रमाण तथा कारण हैं। ठीक, अब इस तरह से इंग्लिश में लिखो अब पूरा। अब हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में लिखो। बंगाल, बंगाल वॉज अ, बंगाल वॉज अ Mughals province in medieval India. Mughals province in medieval India. Bengal was a Mughal province in medieval India, which which consisted, which consisted present day, present day, which consisted present day Bihar, Odisha, West Bengal and Bangladesh. Bihar, Odisha, West Bengal एंड बांग्लादेश। इंग्लिश में लिख लीजिए, सॉरी आगे लिख लीजिए फुल स्टॉप लगा के। बंगाल वॉज वेरी प्रॉस्परस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। बंगाल वॉज वेरी प्रॉस्परस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक, चलिए पहला कारण लिखिए, सबसे पहला, पहला पॉइंट लिखिए। अब एक काम करो, लिखिए, पहला लिखे नदियों, नदियों तथा, नदियों तथा अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की, नदियों तथा अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता के कारण, नदियों तथा अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता के कारण यहाँ, यहाँ खाद्यान्न के साथ साथ, खाद्यान्न के साथ साथ
कपास और नील जैसी कपास और नील जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी होता था। खाद्यान्न के साथ साथ कपास और नील जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी होता था। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप कृषि में अधिशेष उत्पादन होता था, जिससे जिससे समृद्ध व्यापार जिससे समृद्ध व्यापार की नींव 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 डाली गई। जिसने जिसने समृद्ध व्यापार की नींव डाली जिसने समृद्ध व्यापार की नींव डाली। इंग्लिश में लिखिए पहला पॉइंट। This reason was an agriculture rich region due to due to due to presence of many river and fertile soil. Due to presence of many river and fertile soil. This region was agriculture rich due to many rivers and fertile soil. फुल स्टॉप लगा के लिखिए। Farmers not only produced farmers not only produced farmers not only produced food grains but also but also but also cash crop such as but also cash crop such as indigo and cotton। चलिए अगला लिखिए। सेकेंड पॉइंट, बंगाल की खाड़ी से लगा होने के कारण हुगली और चिटगांव जैसे बंदरगाहों की उपस्थिति। बंगाल की खाड़ी से लगा होने के कारण हुगली और चिटगांव जैसे बंदरगाहों की उपस्थिति। presence of ports such as Hooghly and Chittagong in the coast of Bay of Bengal ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। बंगाल अपेक्षाकृत एक सुरक्षित राज्य था। बंगाल अपेक्षाकृत एक सुरक्षित राज्य था क्योंकि यह उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमणों से बहुत हद तक सुरक्षित था। लिखें इंग्लिश में, बंगाल was comparatively a secure state due to its geographical distance from
नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। लिखें अगला पॉइंट। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अत्यंत कुशल कारीगरों की उपस्थिति, अत्यंत कुशल कारीगरों की उपस्थिति और व्यापारिक, व्यापारिक समृद्धता थी, समृद्धता थी, जिस कारण से, जिस कारण से ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा संपूर्ण एशिया का 60% व्यापार, संपूर्ण एशिया का 60% व्यापार सिर्फ बंगाल के साथ किया जाता था, सिर्फ बंगाल के साथ किया जाता था। देखिए, बंगाल, बंगाल हैड very, Bengal had very talented artisans, artisans and craftsmen, artisans and craftsmen. Full stop. The reason, the reason was also very prosperous in trade. The reason was also very prosperous in trade. Even 60% of total production from Asia to Britain, 60% of total production from Asia to Britain comes from Bengal, comes from Bengal। ठीक, चलिए अब कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन लिखिए, लिखिए उपरोक्त कारणों के चलते, उपरोक्त कारणों के चलते, इंग्लिश में लिख लीजिए यहां से, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखिए। उपरोक्त, ड्यू टू से लिखना है इंग्लिश में। उपरोक्त कारणों के चलते अंग्रेजों ने बंगाल को अपना केंद्र बनाकर, अंग्रेजों ने बंगाल को अपना केंद्र बनाकर वहां आधुनिक प्रशासन तथा शिक्षा की नींव डाली। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक प्रशासन तथा शिक्षा की नींव डाली, जिससे बंगाल के मध्यम वर्ग ने प्रेरणा लेकर, जिससे बंगाल के मध्यम वर्ग ने प्रेरणा लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया। ठीक, चलिए तो कल हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये करके आना, ये लिख लेना पीडीएफ में से इतना, ठीक, और ये यहाँ तक, क्या बोलते हैं, ये यहाँ तक बस। इस राजउद्दौला मत लिखना, ठीक है। मुर्शिद कुली चलो खान और अलीवर्दी खान यहाँ तक लिख लेना बस, अलीवर्दी खान तक, अलीवर्दी खान तक आप लिख लेना, ठीक है। प्रशासन से लेकर के अलीवर्दी खान तक आप लिख लेना, फिर उसके बाद में चीज़ें आपको समझा दूंगा, ठीक। चलिए, तो ये हिंदी में अगर कोई ना लिख पाया हो तो ये हिंदी में लिखा हुआ है कंक्लूजन। तो कल आपसे मुलाकात होगी 8:30 बजे, और कल हम चर्चा करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। कल हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ेंगे, ठीक है। इतना लिख करके प्लीज़ आ जाइएगा, मैं अभी आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।